हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल क्या है, ये एक केमिस्ट्री का टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट्स को एक टेबल के रूप में अरेंज करते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि भाई अरेंज करने का जरूरत ही क्या था टेबल को। देखिए, अभी केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। अब 118 एलिमेंट्स का हर एक का प्रॉपर्टी पढ़ना ये आसान नहीं है कि हम हर एक एलिमेंट्स का सारा प्रॉपर्टीज पढ़ के और उसको याद रखें। इसीलिए उसको एक टेबल के रूप में क्लासिफाई किया गया है कि जिससे हम एक एलिमेंट का अगर हम प्रॉपर्टी पढ़ ले तो हमको बाकी सारे एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज जो हैं, जो उस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, उनका भी पता चल जाएगा। इसीलिए क्या किया गया है, एलिमेंट्स को जो है वो क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि इससे एलिमेंट्स का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी भी करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो सबसे पहले जब एलिमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं मिले थे, कम एलिमेंट्स मिले थे, तब एलिमेंट्स को जो है वो मेटल और नॉन मेटल में क्या कर दिया गया था, क्लासिफाई किया गया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। फिर इससे क्या दिक्कत आई कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो मतलब जो आधी प्रॉपर्टीज मेटल्स की दिखाते थे और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो लोग नॉन मेटल्स की दिखाते थे। तब क्या किया जाए, तब जाके ये वाला जो तरीका है उसको हटाया गया। और फिर उसके बाद विलियम प्राउट ने बोला कि हमें एक ऐसा क्राइटेरिया देखना है जिससे क्या हो, कभी चेंज ना हो। तो उन्होंने पाया कि एटॉमिक मास जो है एलिमेंट का वो कभी भी क्या करता है, डिफर नहीं करता है। ठीक है। और उन्होंने इसी को साइंटिफिक बेसिस मान के क्लासिफिकेशन का स्कीम निकाला। तब उसके बाद डोबेरेनर ट्राइड, ठीक है, डोबेरेनर ट्राइड के रूप में क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया और उसको जेडब्ल्यू डोबेरेनर ने दिया। जेडब्ल्यू डोबेरेनर ने एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में एडजस्ट किया और उन्होंने उसे बोला ट्राइड। ट्राई का मतलब ही तीन, ठीक है, ट्राइड का मतलब तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप। और इस तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में एक ग्रुप हम लोग देखिए एग्जाम्पल में लिए हैं कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम का। ठीक है। ये तीनों ही मेटल्स थे। ये तीनों ही मेटल हैं। इन तीनों के ऑक्साइड जो होते हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं और तीनों की ही वैलेंसी जो है वो 2 है। ठीक है। और इन तीनों का क्या किया गया, एटॉमिक मास लिया गया और इसको ट्राइड में इस तरीके से अरेंज किया गया कि जो पहला और जो थर्ड, इन दोनों का जो एटॉमिक मास का अगर हम मीन निकालते हैं तो वो क्या होता है कि बीच वाले एलिमेंट के मास के क्या होता है, बराबर आता है। जैसे कि हम देख लीजिए, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है, स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास जो है वो 88 है और बैरियम का जो एटॉमिक मास है वो 137 है। ठीक है। तो जब हम मीन मास निकाले तो मीन मास हमको निकालना है किसका, फर्स्ट और थर्ड का। ठीक है। तो 40 + 37/2, तो इसका एटॉमिक मास आया 177/2 विच इज नियरली इक्वल टू 88.5 और 88। ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रोंटियम के एटॉमिक मास के लगभग जो है वो बराबर हो गया। ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन का। देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी एक ट्राइड बनाया गया। इसमें क्लोरीन का एटॉमिक मास है आपका 35.5, आयोडीन का है 127। तो जब हम इसका मीन मास निकाले तो वो आया आपका 81.25। ठीक है, जो नियरली या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80 मतलब 80 के आसपास है। ठीक है। तो इस तरह से ट्राइड बनाया गया। पर ये वाला जो तरीका है ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस टाइम कम एलिमेंट्स थे तो ये ट्राइड बनाना आसान था, पर जब बहुत सारे एलिमेंट्स आए तब ये ट्राइड वाला जो तरीका था वो काम नहीं आया। ठीक है। और जब एलिमेंट्स बढ़ने लगे और तब हम लोग उनका जब ट्राइड बनाने लगे तो देखा कि ट्राइड भी नहीं बन रहा है। जैसे कि देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर जब इसका ट्राइड बनाने लगा गया तो देखिए फ्लोरीन का 19 एटॉमिक एक मास है, ब्रोमीन का 80 है। तो जब हम इसका एवरेज निकाले तो वो 49.5 आया। ऊपर में एवरेज जब हम निकाल रहे थे तो वो नियरली इक्वल टू तो था, पर यहाँ तो एकदम ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ गया। तो इसीलिए ये वाला डोबेरेनर ट्राइड वाला जो तरीका है उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट किया गया या डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया गया। जॉन न्यूलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो एक म्यूजिक लवर थे। उन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ठीक है। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को जो है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से क्या किया, अरेंज करना शुरू किया। और उन्होंने हर 8th एलिमेंट को क्या किया, एक ही ग्रुप में रखा, क्योंकि वो
म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उनका पहला नोट था सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है, फिर सा रे गा मा पा द नी सा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अरेंज करना शुरू किया। ठीक है, तो उस टाइम उस तरह से जब अरेंज किया गया तो देखा गया कि हर फर्स्ट एलिमेंट और एथ एलिमेंट का प्रॉपर्टीज जो है वो क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। ठीक है, उस टाइम भी कम एलिमेंट्स थे तो ये वाला जो तरीका है अच्छा लग रहा था, और उस टाइम नोबल गैसेस भी का अभी डिस्कवरी नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये वाला तरीका सबको पसंद आया। फिर उसके बाद इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब हेवियर एलिमेंट्स मिलने लगे तो हेवियर एलिमेंट्स जो है इस प्रॉपर्टी में सुइटेबल नहीं बैठ रहे थे, और दूसरा बहुत सारे एलिमेंट्स जिनका सेम प्रॉपर्टीज था उनको बहुत दूर दूर क्या गया, प्लेस कर दिया गया। तो ये वाला भी तरीका जो है डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद आया आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कौन सा पीरियोडिक टेबल आया? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल DI मेंडलीव ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने उस टाइम जब उन्होंने अरेंजमेंट्स की थी इस टेबल की, तब उसमें उस टाइम 63 एलिमेंट्स थे, और उन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से क्या किया था, अरेंज किया था। ठीक है, तो उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया सबसे पहले। तो पीरियोडिक लॉ में उन्होंने बोला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो उसके पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस है। उनके एटॉमिक मासेस का क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मतलब जो एटॉमिक मास के हिसाब से अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हर थोड़े थोड़े देर में क्या होगी, रिपीट होगी। हर थोड़े थोड़े देर में क्या होगी, रिपीट होगी, मतलब हर इंटरवल के बाद रिपीट होगी। उन्होंने कुछ ग्रुप्स को इस तरह से ये वर्टिकल कॉलम्स में बांट दिए टेबल को। वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप्स बोला और हॉरिजेंटल रोज को उन्होंने पीरियड्स बोला। और उनके पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स थे। कितने ग्रुप थे? 18 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। ठीक है, अब देखिए पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं है, पीरियोडिक टेबल एक चार्ट है जिसमें एलिमेंट्स को हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किए हैं, जिससे क्या हो कि जिन एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है वो एक वर्टिकल कॉलम में आ जाते हैं, उसी को हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि डिफेक्ट्स क्या था, ये तो पीरियोडिक टेबल बन गया, पर इसमें डिफेक्ट ये था कि आइसोटोप को कोई पोजीशन नहीं मिला था। ये जो ग्रुपिंग था डिसिमिलर एलिमेंट्स का, ये भी क्या हो गया कि बहुत सारे डिसिमिलर एलिमेंट्स जो थे वो एक ही ग्रुप में आ गए थे, और बहुत सारे जो सिमिलर एलिमेंट्स थे वो अलग अलग ग्रुप में चले गए थे। ठीक है, तो यही इसका डीमेरिट था। ठीक है, और इसमें पर ये इसका एक मेरिट भी, बहुत अच्छा मेरिट भी ये है कि इसमें जो एलिमेंट जो उस टाइम नहीं डिस्कवर हुए थे उनके लिए प्लेस भी था कि कभी उस एटॉमिक मास का जो एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा और उसका कौन सा प्लेस दिया जाएगा। पर फिर भी क्योंकि इसके डिमेरिट्स भी थे, डिफेक्ट्स भी थे, तो ये वाला तरीका को डिस्कार्ड कर दिया गया और इसकी जगह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।